Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine, healthy, wealthy and wise. I'm good. It's been a long time since we last reviewed a scene of our favorite novel, Jannat Ke Patte. So last time we discussed how Haya found out about the Iram's boyfriend. So now fast forward के उसने अपना जो सर्वे सबमिशन था वो उसने सबमिट करा दिया था, ऑब्वियसली मिस्टेकनली बट स्टिल इट काउंट्स. तो उसने वो सबमिट करा दिया था. अब वो 5 फरवरी के दिन आ गया है और हया और खदीजा राना की इस्तांबुल की फ़्लाइट है, जो कि पहले उन्होंने लिंक्ड फ़्लाइट है. पहले उन्होंने अबू धाबी उतरना है और फिर उन्होंने उतरना है इस्तांबुल. कुछ घंटों के का स्टे है अबू धाबी में और फिर इस्तांबुल. तो आए आज हम ये सीन एक साथ रीड करते हैं और आई होप सो आपको मेरे साथ ये सीन रीड करने में और सुनने में मज़ा आएगा, उतना ही मज़ा जितना पहली दफ़ा आपको ये पढ़कर आया होगा, क्योंकि मुझे तो आज बहुत मज़ा आने वाला है. तो ये सीन स्टार्ट होता है जब एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी. उसके वालिदैन उसके साथ खड़े उसे तसल्ली दे रहे थे. अब डीजे जो है, बीइंग आवर इमोशनल क्वीन, वो बहुत ज़्यादा रो रही है और वो कह रही है, मतलब वो जाने के लिए एक्साइटेड तो है बट शी इज़ नॉट रेडी टू लीव हर पेरेंट्स बिहाइंड. बिकॉज ये बात आगे जाकर भी थोड़ी जो है वो नुमाया होती है कि उसके पेरेंट्स जो है वो अपने पेरेंट्स की आखिरी औलाद है. सो शी इज़ द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली. तो उसके हिस्से में जो आए हैं वो उसके बकौल के आखिरी औलाद के हिस्से में हमेशा जो है वो पेरेंट्स तब आते हैं जब वो बुढ़ापे का सफ़र तय कर रहे होते हैं. तो उसके लिए पहले ही बहुत हार्ट ब्रेकिंग है वो छोड़ के जाना. एंड नाउ शी जस्ट कांट होल्ड हर इमोशंस बैक. हया कुछ देर तो उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर आजिज़ सी होकर कदरे फासले पर जाकर खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते हुए देखने लगी. आज उसने शलवार कमीज पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लिपटा था. बस आज आखिरी रोज था. फिर तुर्की पहुंचकर वो अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक के, ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ से. मतलब ये जो हया जिस फेज से गुजर रही है ना, ये हम सबकी हर ब्राउन गर्ल के ना ये एक आइडियल फेज है. और मतलब वो इस बारे में ख्वाब देखती है. कुछ के ख्वाब पूरे होते, मतलब बहुत कम के ख्वाब पूरे होते हैं. इस मामले में ज़्यादातर के नहीं होते हैं कि वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाएं और बाहर जाकर अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें आज़ादी से और फ्रीडम के साथ. और माइंड यू, हर लड़की के दिमाग में आई डोंट थिंक सो फ्रीडम का एक ही मतलब है कि मतलब आप दुपट्टा लिए बगैर घूमेंगे या आप अपनी मर्जी के कपड़े पहनेंगे, अपनी मर्जी की जगह जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे. फ्रीडम की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. तो हर लड़की के हिसाब से फ्रीडम की डेफिनेशन भी और है. कुछ लड़कियां यही समझती हैं, मतलब अच्छा बुरा इसमें कुछ भी नहीं है, हर किसी के अपने अपने हालात होते हैं, उसके मुताबिक उसका मेंटल प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसीजर होता है कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी से. लेकिन यू हैव टू एग्री विद मी दिस कि ये एक बहुत मज़े का फेज़ होता है लाइफ का कि जब आप स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे होते हो. एंड आई होप ऑल ऑफ यू हु एस्पायर टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, आई होप यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. आई प्रे टू गॉड फॉर दैट. इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और उनकी फ़्लाइट अगली सुबह 5 फरवरी की सुबह 4 बजे थी. कितना रोती है ये, तुम ख्याल करना इसका. सुलेमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पे कोफ्त होने लगी. जब तक वो वापस हुए डीजे रोई जा रही थी. जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी निजात ऑफिसर उनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया, मैडम आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूट केस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम हो जाए तो कम अज़ कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें. शी हैज़ अ वैलिड पॉइंट दो. हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाया. ये डीजे की आवाज़ थी. मैम यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करते हैं. वो उस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी. हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना. प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा. अब वो जो ऑब्वियसली एयरलाइन ऑफिसर है पाकिस्तान की, तुर्की की जो पाकिस्तान में नस्ब ऑफिसर है, वो अब जो है वो पहले बहुत कोऑपरेटिवली बात करी थी. नाउ शी इज़ मैड, शी इज़ पेस्ड, क्योंकि डीजे उसको गुस्सा दिला रही है. ऑब्वियसली प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा, प्लेन में जाने तक तो उठाना पड़ेगा. लाइक डीजे माय गर्ल, शी इज़ सो सैसी, लाइक आई लव डीजे फॉर दैट. मतलब बंदा ढीठ हो तो फिर इतना ढीठ हो कि उसके फ़ायदे की भी बात हो रही है, बट शी डजंट नो बेटर. उसको बस ये है कि मैंने अपनी करनी है. प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा, फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे. ये वो एयरलाइन ऑफिसर कहकर गई हैं. इसके बाद डीजे का एक बहुत आइकॉनिक डायलॉग आता है, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले. हया बे इख्तियार हंस दी और उसे डीजे बहुत अच्छी लगी थी. फाइनली उनका जो बॉन्ड है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है. और उनका मतलब कहते हैं ना, आप एक दूसरे को जानते हैं थोड़ा सा. एक ये भी बात मैंने सुनी है टिकटॉक पर, ये बात बहुत मशहूर है कि इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट
the personality of the person in question, you need to, first of all, you need to talk with them, then you need to travel with them, because traveling with someone reveals their true inner personality. If you need to know about anybody, like what they like, what they dislike, or how they react in unfavorable conditions or situations, that's where you get that from, get that information from. You need to travel with them. So क्या ही मज़ा आ जाए है। So अब वो प्लेन के अंदर जा चुकी हैं, एयरलाइंस में जा चुकी हैं, और अब हया की जो सीट है राइट साइड पर आयल के तीसरी नंबर सीट है, और उसकी एक विंडो वाली सीट है, और डीजे की जो है वो जो वॉकिंग आयल है ना, वो वाली सीट है। अब दरमियान में उनकी सीट खाली है, क्योंकि हर आयल में 3 सीट्स होती हैं, तो इधर हया है, इधर डीजे, और ये वाली सीट जो है ना ये खाली है, दरमियान वाली। तो अब डीजे कह रही है क्या ही मज़ा आ जाए हया अगर इस सीट पर कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर, और डीजे की बात अभी बीच में ही रह गई। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहब जो अपने 2 पीस में बेहद फंसे फंसे से लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और धप से उन दोनों के दरमियान में बैठ गए। मतलब डीजे का जो दिल के अरमान है ना, वो आंसुओं में बह गए लिटरली। हया ज़रा गैर आरामदेह से महसूस करके मजीद खिड़की की तरफ खिसक गई, और खदीजा मुखालिफ से खिसक गई। मुझे उस्मान शबीर कहते हैं, शेख उस्मान शबीर। नाइस। हया, ये हया की तरफ से कमेंट था। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रिहाइश पजीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मजीद अपने पर्स पर झुक गई और डीजे मैगजीन चेहरे के इतना करीब कर लिया, उसकी नाक सफ़ात को छूने लगी। मतलब दे आर लाइक स्टक इन अ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन दो। सुबह के 5:30 बज रहे थे। अब वो कल सुबह की जगी हुई थी, और अब उस्मान शबीर साहब जो है, शेख उस्मान शबीर, वो उनको पका रहे हैं। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। आखिर डीजे क्या सोचती होगी, कैसी लड़की है, कभी हवाई सफ़र ही नहीं किया, अब क्या बताती है, कभी ऐसी कोई सूरत हाल ही ना बन सकी। ये हया सोच रही है, क्योंकि हया को ऑब्वियसली थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो है ना गर्ल को। तो वो समझ रही है कि डीजे जो है उसने तो यकीनन सफ़र किया होगा, क्योंकि वो डीजे को एक मतलब इलीट लड़की समझ रही है, और डीजे उसको। तो वो समझ रही है कि डीजे ने तो आज तक कभी ना कभी तो सफ़र किया ही होगा, हवाई सफ़र प्लेन में, और डीजे समझ रही है कि उन्होंने कभी किया होगा, हालांकि दोनों ने ही नहीं किया हुआ। बट हया इतनी है कि अकड़ू कि मतलब वो मानने को तो तैयार नहीं है ना। तो अब हया के दिमाग में यही चल रहा है कि वो खदीजा को, डीजे को कैसे बताए कि ये उसकी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट है। लेकिन अभी वैसे उसका कोई इरादा भी नहीं है डीजे को इस बारे में मुतला करने का। तो साइड बाय साइड जो शेख उस्मान शबीर साहब हैं, वो अपनी अलमनाक ज़िंदगी की दास्तान सुना रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो एक ले पालक है। उन्होंने अपने एक कज़न का बेटा गोद लिया। वो बेटा बेजा लाद प्यार की वजह से खासा बिगड़ चुका था। सो इस सूरत हाल को संवारने के लिए उन्होंने कच्चे खो में रिहाइश पजीर अपनी भांजी से उसका रिश्ता तय कर दिया था, जिस पे 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था। और इसके पेशतर के वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते मेन्यू कार्ड्स आ गए, जिस पर हया और खदीजा जो है वो थोड़ी एक्साइटेड है, और थोड़ी ना मतलब वो सोचने की थोड़ा माहौल बदलेगा, मेन्यू आएगा तो कम अज़ कम ये उस्मान शबीर साहब जो है खाने में मसरूफ़ होंगे, तो एटलीस्ट ये खामोश रहेंगे। तो जैसे मेन्यू आया तो उस्मान शबीर साहब मतलब फिर मिस्टर आई नो इट ऑल बनकर उन्होंने मेन्यू कार्ड थाम लिया, और उन्होंने कहा कि चले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या ऑर्डर करना चाहिए। टर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है, और तुर्क लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या मंगवाओ। बहुत बेहतर, बताइए, हया ने कहा। पहले तो सयादियात समाक मंगवाते हैं। ये रवायती तुर्क चावल हैं, सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और काजू के साथ, मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट, जीरा आलू। वो बहुत एतमाद से ऑर्डर लिखवाते रहे। डीजे बमुश्किल जब खाना आया तो हया का दिल ख़राब होने लगा। डीजे बमुश्किल 1 चम्मच खाकर ही दोहरी हुई। हया भी बदमज़ा हो गई। इतना फीका खाना उसने आज तक नहीं खाया था। बमुश्किल चक्कर उन्होंने बर्तन परे कर दिए। उस्मान शबीर साहब अभी तक पूरी दिलजमई के साथ खा रहे थे। अजीब सी खुशबुएं उसके नत्नों में घुस रही थी। अगर यही तुर्क फूड था तो उसे लगा तुर्की में 5 माह वो भूखी रहेगी। मतलब उसका पहला एक्सपीरियंस, अब ये तो आगे जाके पता चलेगा कि वो थकावट की वजह से था या वाकई तुर्की का खाना इतना बदमज़ा था कि उसके टेस्ट बड्स जो थे वो बिल्कुल नहीं मचल सके, और बिल्कुल उनको मज़ा नहीं आया। और हया और डीजे को वो खाना इतना बदमज़ा और फीका लगा कि उन्होंने सोचा कि इतनी ज़िंदगी में हमने कभी इतना फीका और बदमज़ा खाना नहीं खाया। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद उन्हें अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर क़याम था और फिर इस्तांबुल। वो दोनों आगे पीछे तेज़ तेज़ चलती कॉलिंग कार्ड खरीदने लगी।
अब इस्तांबुल अबू धाबी एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने अपने घरों को कॉल करनी है। तो जो कॉलिंग कार्ड है वो हया और खदीजा जो है अब वो ख़रीदने लगी हैं। 5 यूरोस का 5 यूरोस का कार्ड ख़रीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागी। एयरपोर्ट पर फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का भी ये उनका पहला तजुर्बा था, इसलिए कार्ड था कि डलने का नाम ही ना ले रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो अब जो कार्ड है जो इन्होंने पोर्ट में डाला है वो उनसे डल नहीं रहा। अब ये शायद हया ने उल्टा पकड़ा हुआ है या क्या है कि हया को समझ नहीं आ रही। और डीजे जो है वो तो ऑब्वियसली इधर उधर के नज़र रख के सराउंडिंग पे नज़र रख के बैठी हुई हैं। तो वो कहती हैं कि वो एक स्याह फाम शख्स की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि वो जो आदमी है ना उसने कार्ड डाला है और फ़ोन पर बात कर रहा है, तो उससे जाकर ना हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो रिसीवर कान से लगाए कोई नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें, हम मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर पलटा। वो स्याह रंगत घुंघराले बालों और ऊंचे कद का नस्लन हबशी शख्स था। अच्छा मैं ज़रा बात कर लूँ फिर। उसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी, तभी रुख मोड़ गया। उनसे वो अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था मगर अब फ़ोन में अरबी में बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, जबकि हया ने इस्लामी शरिया एंड लॉस में LLB कर रही है वो ऑब्वियसली, सो शी नोज़ अरबिक। उसने फर्स्ट सेमेस्टर में उसने अरबिक ही पढ़ी है, तो शी नोज़ अ बिट ऑफ अरबिक टू। तो अब वो देख रही है, सुन रही है, वो सुनने में थोड़ा ना ध्यान तवज्जो होकर सुनना चाह रही है कि ये हबशी जो है ये बात कर क्या रहा है। वो बात कर रहा है। अब वो बात क्या करे वो आपको बताती हूँ। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, हाँ शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। और ये बहुत गुस्से से बात कर रहा है। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा क्या कहता है डॉक्टर? कर दूंगा पैसों का इंतजाम, कहा तो है। बार बार एक ही बात मत दोहराया करो जाहिल औरत। तैश उसकी दबी दबी सी आवाज़ बुलंद हुई। अच्छा फ़ोन रख रहा हूँ, मरहबा। उसने खटाक से फ़ोन रखा और उनकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स। लीजिए। स्याह फार्म ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाया। अब उसने जो है कार्ड पहली दफ़ा में सही डाल लिया। जो हबशी स्याह फार्म शख्स है घुंघराले बालों वाला उसने पहले ही तरीके से आजमाया है, वो कार्ड डल गया। शायद हया उल्टा डाल रही थी ऑब्वियसली। लीजिए स्याह फार्म, बस एक मिनट कॉल करेंगे। हया ने नंबर मिलाते हुए डीजे को तनबीह की। सुलेमान साहब ने पहली ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया। वो चुप हुई कि नहीं? सबसे पहली बात जो सुलेमान साहब ने की वो यही है कि डीजे चुप हुई कि नहीं। जी अब्बा, वो चुप हो गई थी। अब उसने रिसीवर 1 मिनट बाद ही रख दिया, जबकि कॉलिंग कार्ड जो है वो 5 मिनट का है। आधे मिनट बाद ऑलमोस्ट उसने रख दिया। अब डीजे की बारी। डीजे ने वो मुश्किल 1 मिनट का बात की। तो अब जब उन्होंने कार्ड में चेक किया अपना बैलेंस क्रेडिट, तो वो एटलीस्ट 4 रुपये, अभी 4 कितना है भाई, 1 सेकेंड, वो मुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ था यार। 4 यूरो का बैलेंस अभी भी मौजूद था। अब उनको अपनी जो थी ना कंजूसी पर, वो जुलत और कंजूसी पर थोड़ा ना उनको तुफ महसूस हुई। बकिया अच्छा, अब उन्हें अपना सामान लेना था। वहाँ बहुत से टायर चल रहे थे। हर टायर में बैग और सूटकेस कतार में रखे चले आ रहे थे। अब उन दोनों को ऑब्वियसली उन दोनों का पहला सफ़र है, तो उन लोगों को नहीं पता कि आपने जाके लिस्ट में, अपने एयरलाइंस की लिस्ट में आपको जाकर पता चलेगा कि आपका बैग कहाँ पर है, किस टायर पर है, कौन से आयल में है। आप कहाँ जाकर पता करें, कौन से स्टाफ से आप जाकर रब्ता करें, तो उनको नहीं पता। अब उनको हर बैग जो है ना उस पर अपने बैग का गुमान हो रहा है। तो वो कभी हया उसको लेकर भाग रही है कि वो रहा मेरा बैग, और कभी डीजे को लग रहा है कि वो मेरा थैला, तो वो हया को लेकर भाग रही है अपने साथ। एक जगह कभी हया को एक जगह अपने सूटकेस का गुमान होता तो कब वो डीजे का हाथ खींचकर उधर भागती, मगर करीब से देखने पर वो किसी और का ही बैग निकलता। तो कभी डीजे अपने भूरे थैले को पहचान कर चिल्लाते हुए एक तरफ दौड़ती, मगर उस पर किसी और का नाम ही दर्ज होता। हया बताओ अब बैग्स कहाँ ढूंढे? डीजे ने परेशानी से पूछा। डीजे मुझे सच में समझ नहीं आ रही। अब जो है वो हया, अब वो सोच चुकी है दिल में, फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब वक्त आ गया कि मुझे बताना पड़ेगा डीजे को, ये मेरी ज़िंदगी का पहला हवाई सफ़र है। मुझे सच में समझ नहीं आ रही, मैं आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा जहाज़ से बैठ रही हूँ। आखिरकार उसने कन्फेशन कर ही दिया। डीजे ने चंद लम्हे उसका चेहरा देखा, फिर अपनी हथेली उसके सामने फैलाई। हाथ मारो, मैं भी आज पहली दफ़ा जहाज़ में बैठी हूँ। मतलब डीजे सच्चा वाइब। हया ने ज़ोर से उसके हाथ पे हाथ मारा और दोनों हंस पड़ी। काफ़ी देर बाद उनको टायर्स की लिस्ट नज़र आई, जिस पर फ़्लाइट के मखसूस टायर्स का नंबर दर्ज था। अब वो लिस्ट देखकर 2 मिनट में ही अपना मतलूबा टायर मिल गया। अब वो सामान लेकर, जब डीजे ने इशारा किया, एक चिकना सा साफ सुथरा सा फर्श था चमकता हुआ, जिस पे बैठने को डीजे ने कहा, तो अपना सारा नखरा और गुरूर बलाए ताक रखकर ज़मीन पर बैठ गई। मैं अपने बैग, अब वो दोनों अपने बैग्स के साथ अब मज़े से फर्श पर बैठी हर आते जाते को देख रही थी, और इर्द गिर्द मुहज़्ज़िब नफीस लोग हैरत से उनको देखते हुए गुजर रहे थे। टर्मिनल 1 से जो परवाज़ उनको मिली उसमें भी उस्मान शब्बीर शेख साहब साथ थे।
अपनी दास्तान हयात फरामोश करके अब वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और उनका इंटरव्यू करने लगे। कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तुर्की में किधर जाना है, क्यों जाना है, अकेले क्यों हो, घर वालों ने भेज दिया, कैसे कैसे कैसे। सिबांजी यूनिवर्सिटी, उन्होंने इतनी बुलंद आवाज़ में दोहराया कि अगली नशीस पर बैठी तुर्क खातून ने गर्दन मोड़कर कदरे ऊंची होकर उनको देखा। सिबांजी, उसके आगे खातून ने कदरे स्टाइश से लफ्ज़ चंद अल्फाज तुर्क में कहे जो हया को समझ न आए। जवाबन उस्मान शबीर साहब ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कुछ कहा तो वो खातून कदरे गड़बड़ा कर वापस रुख फेर गई। आपने उनको क्या कहा है? हया ने कड़ी निगाहों से उन्हें घूरा। कुछ नहीं, तुम बताओ, पाकिस्तान में वालिदैन इतने आज़ाद ख्याल कब से हो गए जो जवान बच्चियों को अकेले तुर्की भेज दें? अकेले नहीं हैं हम, पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी फैकल्टी मेम्बरान हैं जो 2 रोज़ कबल रवाना हो चुके हैं, मगर उन्होंने तो जैसे सुना ही ना था। उस्मान शबीर साहब ने कौन सा सुन लिया किसी की? खैर, अब अकेली जा ही रही हो तो ख्याल रखना कि फिर उनका वाज शुरू हो गया। नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, पढ़ता किया करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज हर वो बात जो अपने बेटे की तकबीरत के वक्त उनको भूल गई थी। ये छोटे छोटे शगुफे हैं ना, मतलब दे आर लिटरली सो मतलब दवाला कर देते हैं ये। गर्ज वो हर बात जो अपने बेटे की तरबियत करके वक्त भूल गए थे अब अचानक याद आ गई। हया ने कदरे झुंझला कर रुख फेर लिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के पास नीचे, बहुत नीचे, वो पुरफुसूं मंजर फैलने लगा। मरमरा का समुंदर, ऊपर बादल और बर्फ। जिहान सिकंदर का तुर्की उसके कदमों तले था। ये रख लो। परवाज उतरने का ऐलान हुआ तो निहायत ज़बरदस्ती उस्मान शबीर ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाया, हया को थमाया। इसमें मेरे घर, सेल और ऑफिस के नंबर्स लिखे हैं। कभी कभार मैं घर पर नहीं होता और कभी कभार मेरा सेल भी ऑफ होता है, मगर ऑफिस के नंबर में हमेशा मिलता हूँ। मेरी सेक्रेटरी की फजूलियात से बचने के लिए डायरेक्ट मेरी प्राइवेट एक्सटेंशन डायल करना, वो है 14 यानी 14, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख़ पैदाइश 14 अगस्त है। रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। उस्मान शबीर ने अपना इंतहाई, कहते हैं ना कि इंतहाई हाकिम ताई की तकबर को लात मारकर फ़राख दिली का मुजाहरा किया कि रख लो, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तुम्हारी। ये वैसे ये कार्ड देने का क्या मकसद है इसका तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये बात भी बाद में खुलेगी कि वो क्यों इतना इसरार कर रहे हैं। खैर, अभी तो ये सरफेस लेवल पर अगर हम देखें तो बात ये है कि उन्होंने हया को अपना कार्ड दिया और कहा है कि आप, मतलब थोड़ा मजाक की अंदाज में ना कहा है कि रख लो, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, जबकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। उस्मान शबीर से वो मुश्किल जान छूट रही थी। उनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तस्वुर ही हया के लिए सुहाने रूप था। फिर भी उनके इसरार पर उसने सुनहरी पाउच में वो कार्ड बगैर देखे रख लिया। और ये कार्ड और ये क्लच कौन सा क्लच है? सुनहरी क्लच। ये वो सुनहरी क्लच है जो जो हया ने दावर भाई की मेहंदी पर अपने गोल्डन लहंगे के साथ लिया था। ये डिटेल भी मेंशन है उसमें नॉवल में, जो कि मैं आपको अब बता रही हूँ। अगर आज की हम इस वीडियो का खुलासा निकालें और मेन पॉइंट निकालें, वो मेन पॉइंट यही बनेगा अकॉर्डिंग टू मी कि जब मैंने 6-7 साल पहली दफ़ा जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैंने ये नॉवल पहली दफ़ा पढ़ा था, जन्नत के पत्ते, मैट्रिक में थी आई गेस, तब भी मुझे ये इतना रिलेटेबल लगा था एज अ यंग गर्ल तो खैर मैं अब हूँ, बट तब मैं आई वॉज अ लिटिल गर्ल बैक देन, तो तब भी मुझे ये नॉवल इतना रिलेटेबल लगा था और अब भी मुझे इतना रिलेटेबल, जब भी मैं पढ़ती हूँ ना इसको, मुझे नए सिरे से रिलेटेबल लगता है कि आप किसी भी ईरा में देखें, आप मैट्रिक में जब होते हैं, फिर आप FSC में जाते हैं, फिर आप कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, तो खैर मैं काफ़ी आगे पहुँच चुकी हूँ अल्लाह के फजल से। तो जब आप इन 3-4 फेजेस से गुजरते हैं, आपका माइंडसेट जो है ना, आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये डेवलप होता जाता है। लेकिन जब ये अंडर डेवलप्ड होता है, ये डेवलप्ड होता है और फिर सस्टेनेबल हो जाता है आगे जाकर। आप किसी भी फेज़ में देख लें, ये नॉवल आपके लिए इतना रिलेटेबल होगा, एटलीस्ट फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन रिलेटेबल फॉर मी, कि तब भी मैं जैसे भी सोचती थी या कुछ भी करती थी, उस हिसाब से ये बहुत रिलेटेबल था। एंड आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द राइटिंग ऑफ निम्रा अहमद, बिकॉज दिस वॉज द pioneer introduction of Nimra Ahmed to me as a writer, because this was one of the first novels that I read of her. Another novel I read of her, but I didn't know it was written by Nimra Ahmed because I didn't know about Nimra Ahmed back then. After a few years, I came to know about that. So मैंने जिस भी दौर में ये नॉवल पढ़ा है, मुझे ये इंतहाई रिलेटेबल लगा है और इंतहाई मतलब हर दफ़ा ये अलग मज़ा देकर जाता है। आप इसको पूरा रट लें, इसका मिल्क शेक बनाकर पी लें, आपको पूरा याद भी हो, फिर भी आपको हमेशा यही फील होगा कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे, नए सिरे से उठा के आप कोई भी पेज पढ़ेंगे, आपकी वो इंट्रीग वैल्यू इतनी बढ़ेगी कि आप वो पेज क्या, आप उसको एटलीस्ट उस चैप्टर को ख़त्म किए बगैर आपकी वो जो प्यास है ना, वो नहीं बुझेगी। ये है एक अच्छे नॉवल की, अच्छी राइटिंग की, या अच्छी किसी भी बुक, मैगजीन,
बुकलेट, एनीथिंग, उसकी पहचान। तो आई होप आपको ये हया और डीजे का मेरे साथ इस्तांबुल, पहले अबू धाबी और फिर इस्तांबुल का सफ़र अच्छा लगा होगा। इससे आगे वाली सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, comment in this video, share this video, plus subscribe my channel and turn off on the bell notification so that you get notified every time I upload another video. Okay, see you soon. See you in the next video tomorrow. Until then, keep me in your prayers, take care of yourself, keep yourself hydrated, and goodbye. Allah Hafiz.